नमस्ते बच्चों। आज मैं आपकी कहानी असल धन के साथ उपस्थित हूँ। असल धन यह एक ईरानी लोक कथा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है। इसे प्रस्तुत करने वाले अवराद मोहसिन व कमरान मोहसिन हैं। वास्तव में लोक कथाओं का अपना एक बड़ा इतिहास है। लोक कथाएं हर समय में, हर देश में, हर काल में रही हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो किस्सा गोई रही है वह भी बड़े काम की रही है। आप सबने महसूस किया होगा, जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं आपके मनोमस्तिष्क में यह बात ज़रूर होगी कि कभी आपके घरों में आपको आपके बड़े दादा दादी, पिता, चाचा चाची या भाई आपको कहानियाँ सुनाया करते हैं और उन कहानियों का कोई विधिवत सूत्र नहीं होता है, वो कहीं लिखित रूप में नहीं पाई जाती हैं। उन्होंने किसी से सुना और फिर उन्होंने दूसरे को सुनाया। हिंदी कहानी के विकास को अगर देखें तो लोक कथाओं का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसमें हिंदी कथा साहित्य को विकसित करने में लोक कथाओं का भी बड़ा महत्व रहा है। और जब हम यह असल धन नामक लोक कथा पर बात करने जा रहे हैं तो यह आप समझ रहे होंगे कि ईरानी लोक कथा के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। हमारे देश में भी लोक कथाओं की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। वह चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हों, हर जगह एक जैसी, एक तरह की सरस, सहज भाषा शिल्प वाली रोचक, रोमांचक लोक कथाएँ रही हैं और हर काल में कोई बड़ा बूढ़ा अपने छोटे को सुनाता आया है, उसे बहलाने, फुसलाने, सुलाने, खिलाने पिलाने के लिए। और इस तरह से हमारे भीतर एक किस्सा गो निर्मित होता है। किस्सा गो यानी कहानी कहने वाला निर्मित होता है और यहीं से प्रत्येक के भीतर एक रचनाकार जन्म लेता है। इन लोक कथाओं की जो सुदीर्घ परंपरा है यह तो उसकी बात रही। तो हम जाने क्या है यह लोक कथा की भीतर की बात। इस लोक कथा की बात असल धन इसका शीर्षक है। आमतौर पर जिन लोक कथाओं को आप घरों में सुनते होंगे पाएंगे कि किसी का शीर्षक नहीं है तो किसी का कोई समय नहीं है, किसी में यथार्थ नहीं है, कल्पना ज़्यादा है। कहानी की जो शैली है वह भी अद्भुत है, कहीं से भी शुरू हो जाती है। या आम तौर पर एक थे राजा एक थी रानी, या बहुत समय की बात है जैसे शुरुआत के साथ कहने की परंपरा रही है। लेकिन जब इसे लिखकर यहाँ रखा गया है तो यह एक लिखित पाठ के रूप में है और यह प्रयास जो है हिंदी या विश्व लोक कथाओं को संकलित, संग्रहित कर उन्हें बचाने और उन्हें दीर्घजीवी बनाने की एक बड़ी कोशिश के रूप में मैं इसे देखता हूँ। असल धन जो है उसमें
ईरान के दरबार की चर्चा है। ईरान का बादशाह जो है वह अपना दरबार चलाता है, लेकिन इससे पहले जिसकी चर्चा है वह है दारा नामक एक गरीब जो चरवाहा है, जो भेड़ चराने वाला है, उसकी बात। आपने ऐसे बहुत सारे किस्से अकबर बिरबल की कहानियों में भी सुना होगा, या फिर तेनालीराम की कहानियों में, पंचतंत्र वगैरह में भी सुना होगा। इस कहानी में जो बात आई है वह दारा की बात है। दारा एक निर्धन भेड़ चराने वाला चरवाहा है जो अपनी फटेहाली में ही मस्त रहने वाला है। भेड़ों को चराता है और उन्हीं के ऊन से बने फटे पुराने वस्त्रों को धारण करता है। उसका जो परिवेश है वह भी उसकी निर्धनता का द्योतक है। जर्जर परिवेश है, झोपड़ी नुमा घर है, टूटा फूटा। लेकिन एक खास चीज़ जो रेखांकित की गई है वह है उसकी ईमानदारी और उसका विवेक, उसकी सूझबूझ। दारा किसी भी मसले का हल बहुत ही सूझबूझ के साथ निकाल लेता है। कोई भी जब उसके पास जाता है अपनी समस्या लेकर तो वह उसे सुलझा देता है, और इसी कारण उसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। ईरान में जगह जगह उसकी चर्चा होती है कि भाई गजब का आदमी है दारा। लगता ही नहीं है कि वह एक सामान्य सा चरवाहा है। उसे तो किसी दरबार में होना चाहिए था, उसे तो राजा होना चाहिए था, क्योंकि वह किसी की भी पंचायत को पलक झपकते ही हल कर देता है। आप ध्यान करेंगे कि यही बात अकबर के काल में बिरबल के साथ भी बताई जाती है। तो दारा भी कुछ ऐसा ही है। उसके पास जो भी समस्या आती है वह उसे हल कर देता है, और उसके प्रशंसक बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे उसकी प्रशंसा ईरान के दरबार में बादशाह के पास पहुंचती है। बादशाह के पास लोग उसके बुद्धिमता की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि वह ऐसा चरवाहा है कि आप कोई भी समस्या बताइए और तुरंत हल कर देता है। बादशाह को भी उसे समझने, उसे देखने की इच्छा होती है, इसलिए वह उसके पास एक समस्या लेकर जाता है। समस्या उसे अपनी बताता है और दारा उसे हल कर देता है। बादशाह उसकी बुद्धिमता से बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आग्रह करते हैं कि तुम चलो मेरे दरबार में। दारा उनके आग्रह को स्वीकार करता है, वह दरबार में आ जाता है। दरबार में उसे सम्मान मिलता है, वह बादशाह के समीप ही बैठता है। लेकिन जो लोग उसके कभी प्रशंसक हुआ करते थे जब वह दरबार में नहीं था, वही दरबारी अब उससे जलने लगते हैं। उन्हें दारा से ईर्ष्या होने लगती है और फिर वे बार बार बादशाह से उसकी शिकायत करते हैं, आपस में परिचर्चा करते हैं। बताइए भला, बादशाह के करीब बैठ रहा है यह चरवाहा, खुद को भी बादशाह समझ रहा है, लेकिन बादशाह की नज़रों में दारा की जो प्रसिद्धि है, उसकी बुद्धिमता की जो उसके गुणवत्ता जो है, और प्रबल रूप से जगह बनाते जाती है बादशाह के पास। वह और
उनके करीब पहुंच जाता है, यहाँ तक कि बादशाह अपने प्रत्येक निर्णय के लिए उससे सलाह लेने लगते हैं। लेकिन यह सब कुछ उन दरबारियों को अच्छा नहीं लगता। वे हर बात में दारा की नुक्ताचीनी करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं बादशाह से, और यहाँ तक कि बादशाह तक अपनी बात पहुँचाते हैं कि देखिए, इसे अपने करीब आप मत रखिए। बादशाह समझ जाते हैं, बार बार वो बताते भी हैं दरबारियों को कि यह और कुछ नहीं बल्कि तुम लोगों की ईर्ष्या है, तुम्हारी जलन है, तुम्हें दारा से जलन हो रही है। फिर भी बादशाह अपने दरबारियों की आलोचना के प्रभाव में आ जाते हैं और न चाहकर भी दारा को खुद से दूर करने की एक योजना बनाते हैं। और वह योजना यह होती है कि वे उत्तरी ईरान के एक प्रांत का उसे गवर्नर बनाकर वहां भेज देते हैं, स्पष्ट उससे कहते हुए कि दारा देखो, मैं तो ऐसा चाहता नहीं था कि तुम मुझसे दूर जाओ, लेकिन इस देश का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ पर तरह तरह के संकट हैं, लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग परेशान हैं, वहाँ की विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ का गवर्नर नियुक्त करता हूँ, तुम वहाँ के शासन व्यवस्था को देखो, संभालो और उसे दुरुस्त करो। दारा इसे स्वीकार कर लेता है और चला जाता है। दारा वहाँ पहुँचता है और अपनी बुद्धिमता वहाँ भी दिखाता है, वहाँ भी उसके प्रशंसा के परचम लहराने लगते हैं, वहाँ की जनता भी उससे खुश हो जाती है। वह प्रत्येक जनता की आवाज़ को सुनता है, लोगों के बीच जाता है, उनके सुख दुख को समझने की कोशिश करता है। वह देखता है कि कहाँ पर कौन सी परेशानी है और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करता है। लोग उससे बहुत खुश हैं। एक और बात है, एक खास बात है जो इस कहानी में रोमांच पैदा करता है। दारा जहाँ भी कहीं जाता है जनता के बीच, तो घोड़े से जाता है और उसके साथ साथ एक दूसरा घोड़ा भी होता है जिस पर एक बड़ा सा उसका अपना बक्सा होता है जो साथ साथ जाता है। उस बक्से का रहस्य किसी को नहीं पता है। इधर ईरान के दरबार में जो दरबारी हैं, जब सुनते हैं कि भाई वहाँ भी दारा की प्रशंसा हो रही है, वहाँ के लोग भी उसके गुण गा रहे हैं, तो यह ईर्ष्या और चरम पर पहुँच जाती है। और फिर लोग पहुँचते हैं बादशाह के पास और शिकायत करते हैं कि आप नहीं जानते हैं दारा को, आपने उसे गवर्नर बना दिया है, चरवाहे से गवर्नर आपने बना दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप उसे जितना ईमानदार और बुद्धिमान समझते हैं, वास्तव में वह वैसा है नहीं, वह बेईमान है। बादशाह पूछते हैं कि कैसे, क्या प्रमाण है इसका? तो दरबारी बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिए जरा कि वो जहाँ भी जाता है ना, घोड़े से जाता है और एक घोड़े पर उसका एक बक्सा होता है, और वह जहाँ भी जाता है अपनी कमाई जो है, गलत कमाई का जो धन है, उसी में वह संग्रहित करता है। यानी जो चोरी का धन है वह उसी में छुपा कर रखता है।
तो आप जिसे ईमानदार समझ रहे हैं, वास्तव में वह चोर है, बेईमान है। वह हमारी जनता से बहुत कुछ लेकर अपना खजाना भर रहा है। बादशाह तो बादशाह कान का थोड़ा कच्चा हो जाता है ऐसी स्थिति में, और खबर भिजवा कर बुलाता है दारा को और उससे पूछता है कि दारा, तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के कारण तुम्हें गवर्नर बनाया और तुम धोखाधड़ी करने लगे। दारा अचानक बादशाह के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि आखिर मेरा जुर्म क्या है, मेरी गलती क्या है। तो बस बादशाह दरबारियों की बताई वही बात पूछते हैं कि अगर तुम गलत नहीं हो तो यह बक्से में क्या है तुम्हारे साथ। दारा मन ही मन यह बात निश्चित रूप से समझ रहा होगा कि गलतफहमी है कहाँ, इसलिए वह तुरंत अपना बक्सा खोलता है और जैसे ही बक्सा खुलता है सारा रहस्य खुल जाता है। इस लोक कथा का जो उत्कर्ष है खुल जाता है। दारा बताता है, लोग पूछते हैं कि यह क्या है। दारा बताता है कि यही तो मेरा असल धन है, मैं इसे इसलिए अपने साथ रखता हूँ कि किसी भी स्थिति में मुझे अपनी बीते दिनों की बातें याद रहे। मेरी वह स्थिति जब मैं चरवाहा था, जब मैं गरीब था, फटेहाली थी मेरे पास, मैं उसको भूलना नहीं चाहता। वही तो मेरा असल धन है। और बक्से में जो चीज़ थी वह भेड़ के ऊन का बना वही पुराना कोट था उसका, जिसे उसने संजो कर रखा था, और वही उसका असल धन था। तो आप सोच सकते हैं मित्रों कि यह रोचक लोक कथा किस तरह से अपनी बात कह जाने में सक्षम है। आज हिंदी कहानी में बड़े बड़े रचनाकारों की कहानियाँ भी इतनी साफगोई से और इतने अच्छे तरीके से अपनी बात को इतनी मजबूती से रख पाने में जहाँ सक्षम नहीं होती हैं, वहीं यह छोटी सी लोक कथा एक बड़ी बात को बड़े ही रोचक तरीके से कहने में काफ़ी सक्षम है। असल धन दारा का उसका वह बीता दिन है, वो सारे बीते दिन हैं जिसे वह भोग चुका है। वह क्यों नहीं भूलना चाहता है यह सब, आप सोचिए। वह इसलिए नहीं भूलना चाहता है कि उसे जिस जनता की सेवा करनी है, वह जनता जो फटेहाली में है, जो अभाव में है, जो दुख में है, तकलीफ़ों में है, दारा उसे समझ सके, उससे अपना रिश्ता जोड़ सके कि कभी उसने भी यह सब कुछ झेला था। इसलिए वह उसे नहीं भूलना चाहता है और इसीलिए वह अपनी जनता से न्याय कर पाता है। जब उसे गवर्नर बनाया जाता है तो वह एक बड़े समूह को आश्वस्त कर पाता है कि वह एक कुशल शासक है। वह लोगों को, उनके भविष्य को, उनके वर्तमान को देख रहा है और उसे सक्षम तरीके से और समृद्ध करने में वह लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि यह कहानी असल धन जो है शीर्षक इसका, इस रूप में इसका शीर्षक भी काफ़ी सफल है कि असल धन तो वही है जिसे हम अपने बीते दिनों में
भोग चुके होते हैं, झेल चुके होते हैं। अभावों, दुखों, तकलीफ़ों के दिन भुलाने के लिए नहीं होते हैं, उसे याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी उसके बारे में बताना चाहिए, ताकि उन्हें अपने समय का यथार्थ पता चले कि किस तरह से सुविधाएं अर्जित की जाती है, कितने परिश्रम से, कितनी ईमानदारी से, कितनी कठिनाइयों से सब कुछ अर्जित किया जाता है। और जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, आज के दौर में आप जिसे खजाना कहते हैं, बैंकों में जो जमा है, वास्तव में वह असल धन नहीं है, जिस पर आपको कभी कभी गुमान हो जाता है। असल धन तो वह है जिन दिनों आपने उसे, आज के धन को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम किए, जो ईमानदारी, जो पीड़ा झेली, वही आपका असल धन है। तो यह लोक कथा एक सफल लोक कथा है, इसे इसी रूप में समझा जाना चाहिए। तो दारा का असल धन हमारे लिए भी प्रेरक है। मैं समझता हूँ जब भी आप पढ़ें तो इसी रूप में पढ़ें, समझें और अन्य इस तरह की लोक कथाओं का संकलन करें, उसे पढ़ें। इससे आपका गद्य, इससे आपका कथा शिल्प बहुत मजबूत होगा और आप भी कुछ रच सकेंगे लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।